हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुराग आपका क्वांटम बायोलॉजी एजुकेशन में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड स्ट्रक्चर हमने डिटेल में पढ़ी थी न्यूरॉन की। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, कि कैसे जनरेशन होता है और उसका फर्दर कंडक्शन आगे की तरफ कैसे होता है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, न्यूरॉन के एक्सोन के प्रोसेस में नर्व इंपल्स जनरेट होता है। मैंने आपको बताया था जब एक्सोन बनाया था तो एक्सोन का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था एक्सोन हिलॉक, वो सबसे सेंसिटिव पार्ट था और वहां पर ही नर्व इंपल्स का जनरेशन होता है। तो वहां पर जब जनरेशन होता है तो किस तरह से होता है ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है वो एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब ये कुछ एक आयंस का ही सिलेक्शन करके उनको एक्सचेंज करती है। निकोलसन और सिंगर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। उन्होंने बताया था जो किसी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है और इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं उनको आराम से हटाया जा सकता है, जबकि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है वो पूरे क्या होती है, बाइलेयर में धसी हुई होती है, उनको आराम से हटाया नहीं जा सकता। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं ये आयन के चैनल्स होते हैं जो क्या है, आयन को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। तो ये आयन चैनल जो होते हैं बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले आयन चैनल की बात करते हैं हम, जो आता है कैरियर प्रोटीन। ये एक तरह से प्रोटॉन पंप होते हैं। एक सेलेक्टिव प्रोटॉन्स जो होते हैं, क्या होता है, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर भेजे जाते हैं। इनमें क्या है, एनर्जी खर्च होती है, एटीपी लगते हैं। एटीपी लगने के कारण इसको बोला जाता है ये एक तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है जिसमें एनर्जी खर्च होती है, वो एक तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल दिया जाता है उनको। और ये हमेशा क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के जो अगेंस्ट काम करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट का मतलब होता क्या है, मान लीजिए एक बीकर है, इसमें दो तरीके के सॉल्यूशन पड़े हुए हैं और इसमें एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है बीचों बीच, सॉल्यूशन नंबर 1 और सॉल्यूशन नंबर 2। अब ये दोनों सॉल्यूशन है जिसमें मान लीजिए पर्टिकुलर कोई आयन ले लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं सोडियम आयन। सोडियम आयन और दोनों में सोडियम आयन भरे हुए हैं, पर सोडियम आयन की सॉल्यूशन 1 में कंसंट्रेशन कम है जबकि सोडियम आयन की सॉल्यूशन 2 में कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जब इनको सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया जाता है इन दोनों सॉल्यूशंस को, तो सोडियम आयन जो सॉल्यूशन नंबर 2 में है वहां से सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब वहां पर आयंस बहुत ज़्यादा है सोडियम आयन के। तो सोडियम आयंस ज़्यादा अपने ज़्यादा कंसंट्रेशन में से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगता है। ये ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगता है और इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। एनर्जी जहां पर खर्च नहीं होती उसको बोलते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट ये एक तरह से डिफ्यूजन होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। जबकि अगर हम सॉल्यूशन 1 को एनर्जी दे दें, हम सॉल्यूशन 1 में एनर्जी दे दें तो सॉल्यूशन 1 के जो सोडियम आयंस हैं वो सॉल्यूशन 2 की तरफ मूव करने लग जाएंगे। सॉल्यूशन 2 की तरफ मूव करने लग जाएंगे तो ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। ये दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं लगती, डिफ्यूजन होता है उसमें। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आयन चैनल की। आयन चैनल, ये इसमें क्या होता है, मैंने आपको दूसरा बताया, ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये क्या है, एक पर्टिकुलर आयन के लिए फिक्स होते हैं, मतलब इससे एक तरीके के आयन ही पास आउट हो सकते हैं, जबकि प्रोटॉन पंप से दो अलग अलग तरीके के आयन पास आउट होते हैं। एक तरफ से आने वाले प्रोटॉन होते हैं और अंदर से जो जाने वाले प्रोटॉन होते हैं, दोनों तरफ से काम करता है ये। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट से एक तरफ ही, एक बार में एक तरफ ही आया जाया जा सकता है।
या तो एक बार में अंदर की तरफ आएगा या एक बार में बाहर की तरफ जाएगा। तो ये क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। फिर तीसरा है वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल, इसमें क्या होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल हमेशा बंद रहते हैं नॉर्मल फेज में। जब रेस्ट पोजीशन पे होती है न्यूरॉन तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल बंद होते हैं। जैसे ही उसको स्टिमुलस मिलता है न्यूरॉन को, तो क्या है, वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं और खुलने के बाद जो आयंस होते हैं उसमें से पास आउट हो सकते हैं। ये एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, डिफ्यूजन के जरिए ही इसमें ट्रांसपोर्ट होता है। फिर हम बात करते हैं अब मेम्ब्रेन की। देखिए, ये एक मेम्ब्रेन है जिसमें हमने बात करी थी फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है। ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है, ये फास्फोलिपिड का हेड है, ये दोनों हेड हैं। और ये दोनों इसकी टेल है। फिर हम हेड की बात करते हैं तो हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है। फिर इन जो फास्फोलिपिड बाइलेयर है इसके बीच में क्या होता है, प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन रहते हैं। ये आपको जो प्रोटीन सोडियम पोटेशियम पंप दिख रहा है वो एक तरह से कैरियर प्रोटीन होता है। आप देख सकते हैं इसमें 3 सोडियम आयंस जो बाहर की तरफ जा रहे हैं और 2 सोडियम आयंस, वो 2 पोटेशियम आयन जो अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो इस प्रोटीन पंप में 2 तरीके के आयन एक्सचेंज होते हैं, जबकि ये जो दूसरा वाला आयन चैनल है, ये आयन चैनल है, 2 अलग अलग आयन जो पोटेशियम और सोडियम आयन चैनल होते हैं। इसमें एक बार में पोटेशियम और एक बार में सोडियम वगैरह ही आ जा सकते हैं। जो न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन की ये एक्सोन की जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था, अब न्यूरॉन में एक्सोन है उसको एक बार देख लेते हैं। एक्सोन, ये हमने इतने से पोर्शन की ये फोटो दिखाई थी, ये फोटो इतने से पोर्शन की है। अब जो एक्सोन है, एक्सोन में क्या होता है, बहुत सारे आयंस अंदर और बाहर होते हैं। हमने बात करी थी, ये आउटसाइड वाला रीजन है और ये इनसाइड वाला रीजन है। तो आउटसाइड को हम बोलते हैं ईसीएफ। ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और इनसाइड को है जिसको बोला जाता है एक्सोप्लाज्म, जो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो एक्सोप्लाज्म में भी आयंस होते हैं और ईसीएफ में भी आयंस होते हैं। ईसीएफ में कौन से आयंस होते हैं, सोडियम आयंस प्लस क्लोराइड आयंस। इसके अलावा जो एक्सोप्लाज्म में भी सोडियम और क्लोराइड आयंस होंगे, पर कंसंट्रेशन में बहुत कम होते हैं, जबकि ईसीएफ में सोडियम और क्लोराइड आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं कंसंट्रेशन में। अंदर की बात करें तो अंदर पोटेशियम आयंस ज़्यादा होंगे, इसके अलावा प्रोटीन्स होंगे जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा, और बहुत सारे कार्बनिक आयंस होंगे जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो अंदर की तरफ के जो आयंस होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने के कारण अंदर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। अंदर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है बोथ साइड, और जो बाहर की जो सेल मेम्ब्रेन के जो बाहर का हिस्सा होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब माइक्रो इलेक्ट्रोड लगाकर साइंटिस्टों ने इनको देखा था कि इसकी वैल्यू कितनी आती है अंदर वाले नेगेटिव चार्ज की, तो इसकी वैल्यू आती है लगभग -70 मिली वोल्ट। अलग अलग न्यूरॉन में इसकी रेंज अलग अलग हो सकती है। इसकी रेंज होती है लगभग -60 टू -80 मिली वोल्ट तक। ठीक है, तो ये यहां तक रेंज होती है। इस फेज में क्या होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो नॉर्मल होती है। इसको पोलराइज्ड फेज कहा जाता है, रेस्टिंग फेज बोलते हैं इसको। जिस टाइम क्या होता है, पोलराइज है मतलब ऊपर नीचे अलग अलग चार्ज है, तो पोलराइज कंडीशन में है मेम्ब्रेन, और ये एक रेस्टिंग फेज में है। फिर हम बात करते हैं जो रेस्टिंग फेज है, इसको बनाने के लिए जो आयन चैनल्स है कैसे काम करते हैं। तो ये जो पोटेशियम सोडियम पंप है, इससे क्या होता है, बाहर मैंने आपको बताया था सोडियम ज़्यादा है तो बाहर
सोडियम क्या है, ज़्यादा है, और एक्टिव पंप है तो मैंने बताया था जहां पर कम कंसंट्रेशन होती है वहां पर क्या होता है, सोडियम आयंस बाहर की तरफ भेज दिए जाएंगे। तो यहां से सोडियम आयंस बाहर की तरफ भेज दिए जाएंगे, जबकि पोटेशियम के कंसंट्रेशन अंदर जाता है तो यहां से पोटेशियम के आयंस क्या है, अंदर भेज दिए जाते हैं। 2 पोटेशियम आयन अंदर की तरफ और 3 सोडियम आयंस बाहर की तरफ। अब इस मेम्ब्रेन का नेगेटिव चार्ज बना रहे, इसके लिए क्या है, ये आयन चैनल्स काम में आते हैं। तो अंदर सोडियम ज़्यादा हो जाता है तो अंदर पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है तो थोड़े बहुत पोटेशियम आयंस बाहर की तरफ इस आयन चैनल्स के जरिए, और बाहर सोडियम ज़्यादा आता है तो थोड़े बहुत सोडियम आयंस अंदर की तरफ बैलेंस करने के लिए उनमें भेज दिए जाते हैं। ये बहुत कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। तो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग फेज में रहता है। यहाँ पर अभी तक कोई स्टिमुलस नहीं आया है। रेस्टिंग फेज को एक बार फिर से देख लेते हैं। रेस्टिंग फेज में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप है, इसमें 2 पोटेशियम अंदर की तरफ और बाहर की तरफ 3 सोडियम भेज दिए जाते हैं। और ये वोल्टेज गेटेड चैनल, मैंने बताया था कि वोल्टेज गेटेड चैनल नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन पे कोई काम नहीं करता, अभी तक ये बंद है। इसके अलावा जो सोडियम आयंस है इनको बैलेंस रेस्टिंग फेज में नेगेटिव पोटेंशियल बनाए रखने के लिए ये सोडियम आयन, ये चैनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पोटेशियम को बाहर निकालते हैं और सोडियम को अंदर लेते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनाने रखने के लिए। फिर हम बात करते हैं अब इसमें जैसे ही स्टिमुलस आता है तो स्टिमुलस आने के कारण न्यूरॉन क्या एक्साइटेड हो जाती है, तो इसको बोलते हैं एक्साइटिंग फेज। अब जैसे ही स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस किस फॉर्म में होता है, किसी भी फॉर्म में, हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो स्टिमुलस परसीव करते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई खुशबूदार खाना बन रहा है, वो उसकी जो स्मेल है जैसे हमारे नोज में पहुंचती है तो ये हमारे नोज में जो उपस्थित न्यूरॉन्स है उसको स्मेल कर लेते हैं और ब्रेन तक पहुंच जाता है। उसका स्टिमुलस हमारे न्यूरॉन को क्या है, एक्साइट कर देता है। तो ये एक्साइटिंग फेज में जैसे ही मान लीजिए पिन लगा देते हैं, हमारी स्किन पे पिन चुभ जाता है तो ये न्यूरॉन क्या एक्साइट हो जाती है। अब जैसे ही एक्साइट हो गई तो ये वोल्टेज गेटेड चैनल जो बंद थे, ये बंद कैसे होते हैं, यहाँ पर क्या है, कैल्शियम आयंस इनको बंद किए हुए रहता है रेस्टिंग फेज में। अब जैसे ही एक्साइट हो गई तो ये कैल्शियम आयंस क्या है, अपनी जगह से हट जाते हैं और ये जो गेट है सोडियम वोल्टेज गेटेड, केवल सोडियम के लिए सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं, जबकि सोडियम पोटेशियम पंप जो हो है वो बंद हो जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो सोडियम के लिए बहुत ज़्यादा परमेबल हो जाती है। परमेबल होने के कारण जो सोडियम आयंस जो ईसीएफ में थे वो क्या है, एक्सोप्लाज्म के अंदर जाने लग जाते हैं। ये एक्सोप्लाज्म का हिस्सा है और ये ईसीएफ का हिस्सा है, ईसीएफ का हिस्सा है। तो सोडियम आयंस ईसीएफ से एक्सोप्लाज्म में चल जाते हैं। अब आपको पता है अंदर की मेम्ब्रेन जो माइनस में थी, नेगेटिव पोटेंशियल में थी, वो सोडियम आयंस के ज़्यादा आने के कारण क्या है, पॉजिटिव होने लग जाती है। अब आपको पता है जो मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव पोटेंशियल में थी, नेगेटिव चार्ज की थी, तो सोडियम जो इन्फ्लक्स हो रहा है अंदर के, जो सोडियम आयन अंदर की तरफ आ रहे हैं उसके कारण क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा और पॉजिटिव चार्ज में चेंज होने लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा। तो हम बात करते हैं जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की। जो पोटेंशियल पहले -70 मिली वोल्ट था, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, -60 मिली वोल्ट के आसपास हो जाएगा। -60 मिली वोल्ट होते ही अब क्या होता है, जैसे ही -70 से -60 मिली वोल्ट हो जाएगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 मिली वोल्ट का डिफरेंस है। 10 मिली वोल्ट का डिफरेंस होने के बाद में ही जो थोड़े बहुत सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुले हुए थे वो पूरे के पूरे सोडियम वोल्टेज चैनल पूरी तरह से खुल जाएंगे। और क्या होता है, जो स्टिमुलस आया था अगर वो 10 मिली वोल्ट से अगर कम था तो ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल फिर से बंद हो जाते। तो मिनिमम 10 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बहुत जरूरी था इसको ट्रिगर करने के लिए, स्टिमुलस जो आया है उसको कंडक्शन को जनरेट करने के लिए पूरी तरह से। तो इस 10 मिली वोल्ट का जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं हम थ्रेश होल्ड स्टिमुलस। एक मिनिमम स्टिमुलस इतना जरूरी होता है जिससे क्या है, आगे की तरफ पूरा न्यूरल इंपल्स का जनरेशन हो सके। तो जैसे ही 10 मिली वोल्ट का हो जाता है तो पूरी तरह से सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल पूरी तरह से खुल जाते हैं और क्या है, ये चार्ज धीरे धीरे बढ़कर -60 होने के बाद -50 हो जाएगा, 50 फिर -40 फिर -30 -20 -10
और फिर ये जीरो हो जाता है, तो पूरा का पूरा जो नेगेटिव चार्ज अंदर की मेम्ब्रेन पर था वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, और ये प्लस में आने लग जाता है। फिर +10 होगा, फिर +20 होगा, फिर +30 होगा, और +40 तक चला जाता है। इसकी रेंज हर न्यूरॉन्स में अलग अलग होती है। इसकी रेंज लगभग +30 से टू +45 मिली वोल्ट तक रहती है। ये इसकी रेंज रहती है। ये होता है एक्साइटिंग फेज होता है, जिसमें क्या होता है, जो मेम्ब्रेन ऑलरेडी पोलराइज थी अब वो क्या होगी, डीपोलराइज हो जाती है। इसमें मेनली जो परफॉर्मिंग जो चैनल होता है वो सोडियम वोल्टेज चैनल का होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल का होता है, जिसकी वजह से सोडियम इन्फ्लक्स हो जाता है, और सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा सोडियम आयन जो मेम्ब्रेन ऑलरेडी पोलराइज थी वो डीपोलराइज हो जाती है। ये बहुत ही कम समय के लिए होता है, मिली सेकेंड्स के लिए होता है, मतलब 1 सेकेंड से भी कम समय के लिए होता है। फिर इसके बाद चालू होता है वापस से रीपोलराइजेशन, मतलब वापस से जो मेम्ब्रेन होती है वापस से पॉजिटिव जाकर वापस से नेगेटिव आ जाती है। जब ये +40 मिलीवोल्ट तक चल जाता है तो इसको बोलते हैं हम ओवरशूट हो जाना, किसी मेम्ब्रेन का ओवरशूट हो जाना। वापस से क्या है, मेम्ब्रेन नेगेटिव हो जाती है। कैसे हो जाती है, इसके बाद क्या है, सोडियम जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे ये धीरे धीरे क्या होता है, बंद हो जाता है, और ये बंद होने के कारण ही ये पोटेशियम वोल्टेज के चैनल है वो अब खुल जाते हैं, जिससे अंदर जो एक्सोप्लाज्म में भरा हुआ पोटेशियम है वो बाहर की तरफ ECS में जाने लग जाता है, जिससे अंदर की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज था वो बाहर की तरफ जाने से अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज बढ़ने लग जाता है। पॉजिटिव चार्ज कम हो जाना मतलब अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज बढ़ जाना, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ने लग जाता है, और ये बढ़ते 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 इतना ज़्यादा हो जाता है कि -85 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइज कंडीशन। पहले तो हमने पढ़ा था -70 तक, जिसमें हमने बात करी थी पोलराइज कंडीशन। अब ये क्या है, -85 तक पहुंच जाता है, जिसको बोलते हैं हम हाइपर पोलराइज्ड कंडीशन। ठीक है ना। -85 पहुंचने के बाद में वापस से पोटेशियम गेटेड चैनल बंद हो जाते हैं और स्टार्ट हो जाता है सोडियम पंप। अब सोडियम पंप क्या है, वापस से जो माइनस में -85 चला गया था वोल्टेज गेट, जो पोटेंशियल डिफरेंस चला गया था उसको क्या है, वापस से -70 तक कौन कर देता है, ये सोडियम पोटेशियम पंप कर देता है। तो यह है न्यूरल जो इम्पल्स का जनरेशन है वो इस मैकेनिज्म के जरिए होता है। जो अंदर पहले नेगेटिव था फिर वो पॉजिटिव हो जाता है, और वो फिर वापस नेगेटिव हो जाता है, और फिर वापस रेस्टिंग पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन की कंडीशन में आ जाती है। इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं हम एक बार इस टेबल के जरिए हम देख लेते हैं। जब पोलराइज कंडीशन में होती है, जब रेस्टिंग फेज में होती है कंडीशन, देखिए पहले में सोडियम पोटेशियम पंप काम करते हैं, पैसिव डिफ्यूजन भी होता है, और इसके अलावा उस समय पोटेशियम और सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल काम नहीं करते हैं, ये दोनों काम नहीं करते हैं उस समय। ठीक है। और उस समय पोटेंशियल जो वैल्यू होती है वो -60 से -85 मिलीवोल्ट तक होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। फिर आता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम चैनल, जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो बंद हो जाते हैं और पैसिव डिफ्यूजन चालू रहता है। केवल सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं, जिससे सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, अंदर की तरफ आते हैं, और ये पॉजिटिव में ओवरशूट कर जाता है +30 से +45 मिलीवोल्ट तक, और ये पॉजिटिव होता है। फिर है रीपोलराइजेशन, वापस से ये पोटेशियम और सोडियम चैनल खुल जाते हैं, और ये रीपोलराइजेशन के बाद में क्या है, ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाते हैं, जबकि पोटेशियम वोल्टेज चैनल खुल जाते हैं, और पोटेशियम का ईफ्लक्स होता है। ईफ्लक्स मतलब बाहर जाना, पोटेशियम आयंस है बाहर जाने लगते हैं, जिससे अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगता है, और ये -70 तक जाता है। -70 के बाद और भी ये आगे जाता है, जिसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। उसके कारण पोटेशियम और बाहर जाने के कारण -85 तक पहुंच जाता है, और ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये है न्यूरल इम्पल्स जनरेशन। चलिए फिर हम बात करते हैं इसके ग्राफ की।
ग्राफ में देखिए एक तरफ तो है जो वाई एक्सिस पे देख रखे हैं, ये है मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिली वोल्ट में कि कैसा कैसे पोटेंशियल बढ़ता है कैसे कम होता है। इसके अलावा ये मिली सेकेंड्स में टाइमिंग दे रखी है एक्स एक्सिस पर। अब देखिए जब हम पोलराइज कंडीशन में जो मेम्ब्रेन होती है, जब जैसे ही उसको स्टिमुलस मिलता है तो ये 0 से लेकर 10 मिली वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है -70 से -60 तक का, ये क्या होता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है। अगर इससे कम स्टिमुलस मिला तो कभी भी न्यूरॉन रिएक्ट नहीं करती है, और जैसे ही इससे ज़्यादा मिलता है, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, आप जैसे कहीं धुआं हो रही है, आप हाथ को इधर उधर हिलाते हैं तो क्या है, जो धुआं में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके इससे टच होते हैं, पर कभी भी आपको वो महसूस नहीं होते। पर जैसे ही वो जो स्मेल है, जो सब्जी बनी है उसकी जो धुआं है आपकी नाक में जाती है, तो वो उसको स्टिमुलस दे देते हैं और आपको उसकी स्मेलिंग होती है, उसका गंध का ज्ञान हो जाता है आपको। तो जो हमारे ये जो मॉलिक्यूल्स थे गैस के, ये ज़्यादा डीप तक नहीं पहुंच पाते हैं और ये न्यूरॉन को कभी भी ट्रिगर नहीं करते हैं। इसकी वजह से 10 मिलीवोल्ट तक का भी ट्रिगर नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से हमें महसूस नहीं होता है कुछ। तो जैसे ही 10 मिलीवोल्ट से ज़्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ये सीधे ग्राफ ऊपर तक पहुंच जाता है, सारे सोडियम चैनल्स क्या है खुल जाते हैं और ये ओवरशूट हो जाता है +30 या +40 के आसपास। ठीक है, ओवरशूट होने के बाद ये बिल्कुल मैंने बताया था बिल्कुल क्षणिक होता है, बिल्कुल मिली सेकेंड्स में ख़त्म हो जाता है और ये वापस नीचे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलने की वजह से नीचे गिर जाता है ग्राफ। और जो ग्राफ कहाँ तक पहुँच जाता है, हाइपर पोलराइज कंडीशन में, इस पॉइंट पर पहुँच जाता है हाइपर पोलराइज कंडीशन में। फिर वापस सोडियम पोटेशियम पंप के जरिए थोड़ा सा ऊपर उठता है और वापस अपनी रेस्टिंग पोटेंशियल फेज में आ जाता है। तो ये तो था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूरल इम्पल्स जनरेशन। न्यूरॉन क्या होता है, रेस्टिंग फेज में होता है तो अंदर की तरफ नेगेटिव होता है और बाहर की तरफ पॉजिटिव होता है। आप देख सकते हैं इसमें सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम और पोटेशियम पंप के जरिए ये क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मेम्ब्रेन पर रहता है। जब जैसे स्टिमुलस मिलता है तो सोडियम अंदर की तरफ, देख सकते हैं आप, सोडियम अंदर की तरफ आने लग जाता है। फिर थर्ड में क्या होता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल अंदर की तरफ आने लग जाते हैं और ये आते आते इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही डेवलप होता है तो ये पूरा अंदर की तरफ पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव करने के बाद में क्या होता है, ओवरशूट कर देता है, आप जानते हैं। और फिर ये इसके बाद क्या है, मिली सेकेंड्स के बाद ही पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं और बाहर की तरफ पोटेशियम जाने लग जाता है दोनों तरफ से। तो फिर इसके बाद क्या है, हाइपर पोलराइज कंडीशन और फिर नॉर्मल रेस्टिंग फेज कंडीशन वापस से आ जाती है। तो ये तो था न्यूरल इम्पल्स जनरेशन। फिर हम बात करते हैं न्यूरल इम्पल्स के कंडक्शन की, आगे की तरफ कैसे कंडक्ट होते हैं न्यूरल कंडक्शन। अब जैसे हम बात करते हैं मेम्ब्रेन की, ये हमारी मेम्ब्रेन है, ये हमारी इनसाइड का एक्सोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म, और ये ईसीएफ है, ये ईसीएफ है। अब देखिएगा यहाँ पर ईसीएफ में जैसे ही स्टिमुलस मिलता है, पहले तो अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे ही स्टिमुलस इसको मिलता है तो अंदर की तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने लगता है और आउटर मेम्ब्रेन नेगेटिव होती चली जाती है। अब ये देखिए इसमें, और यहाँ पर की जो आगे कंडक्शन होता है वहां तक नहीं पहुंचा अभी तक स्टिमुलस, तो इसमें क्या है, इसमें अभी तक पॉजिटिव चार्ज ही है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिव चार्ज जो अंदर की तरफ और नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ हो जाता है। तो यहाँ के जो आयन है पॉजिटिव वाले, ये इस नेगेटिव आयन को क्या अट्रैक्ट करते हैं, जिससे नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। ये सारे के सारे नेगेटिव आयन अंदर की तरफ मूव करने लग जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, जैसे ही ये मूव करने लग जाएंगे तो यहाँ पर इस जगह क्या है, जैसे ही नेगेटिव वहाँ से यहाँ चला जाता है तो इस जगह पॉजिटिव चार्ज होने लग जाएगा। पॉजिटिव चार्ज अगर 10 मिली वोल्ट का डिफरेंस आ जाता है तो यहाँ पर भी क्या है, पूरे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं, जिससे क्या है
सारे के सारे सोडियम आयंस हैं वो अंदर की तरफ आने लग जाते हैं और वापस से वही चीज होने लग जाती है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये तो होता है न्यूरल कंडक्शन। समझ में आ गया आपको न्यूरल कंडक्शन और न्यूरल जनरेशन कैसे कैसे होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। आपको कुछ बात समझ में नहीं हो, कुछ क्वेरी हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। इसके अलावा आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करिए और कुछ भी आपको अच्छा लगे इसमें कमेंट ज़रूर करिएगा और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।